हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के अपने सेकेंड लेक्चर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे अपना कैजुअल इनकम के बारे में कि हमारी कैजुअल इनकम क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ा था, काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी होती है। आज हम बात करेंगे कैजुअल इनकम के बारे में। देखिए बच्चों, कैजुअल इनकम को बताने से पहले मैं, जैसा कि यहाँ पे नाम इंडिकेट हो रहा है कि हमारा कैजुअल इनकम, आम आदमी की भाषा में आपको बताऊंगा कि कैजुअल इनकम हमारा क्या होता है। कैजुअल इनकम मतलब इनकम विच इज कैजुअल इन नेचर, ऐसा पैसा जो आपको अचानक से कहीं से प्राप्त हो गया, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, या फिर आपने लॉटरी में या फिर कहीं ऐसी जगह पैसा लगा रखा था कि जिसके प्राप्त होने के भी चांसेस थे और नहीं भी थे, लेकिन अचानक से वो पैसा आपको बाय लक मिल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप रोड साइड कहीं पर जा रहे हो और अचानक से आपको कोई पड़ा हुआ पैसा मिल जाता है, तो आपका कैजुअल इनकम की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड कप कल हमारा खत्म हुआ, ड्रीम 11 पर बहुत सारे लोग टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद अचानक से कोई बंदा बहुत सारा पैसा जीत जाता है, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा? कि वो हमारा कैजुअल इनकम की कैटेगरी में ही आएगा। इनकम फ्रॉम लॉटरी, या फिर अचानक से कोई पैसा मिल जाता है, या कुछ भी कोई आपने ऐसी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की जहां से आपको इनकम प्राप्त हो रही है, विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अचानक से मिल गई, तो वो इनकम हमारी क्या कहलाई जाएगी? वो हमारी इनकम कहलाई जाएगी कैजुअल इनकम। अब जैसा कि यहाँ पे देखते हैं, देखिए, द टर्म कैजुअल इनकम इज सिनोनिम फॉर द टर्म नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो आपको लगातार नहीं मिलती, कभी कभार मिल जाती है। कैजुअल इनकम इज द इनकम प्रोड्यूस्ड बाय चांस, एक्सीडेंटल और fortuitous coming at uncertain times not to be calculated। पहले क्या होता था कैजुअल इनकम में? अचानक से कोई ऐसी इनकम जो आपको मिल गई, ठीक है, एक्सीडेंटल इन नेचर है, और अचानक से कहीं से, मतलब जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी, अपेक्षा ही नहीं की थी, वो आपकी क्या एक तरीके से इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते समय पहले कैलकुलेट नहीं की जाती थी। लेकिन सिंस 2003, 2004, 2003, 2004 के बाद ये सारी की सारी जितनी भी कैजुअल इनकम है फुल्ली टैक्सेबल हो गई, और कैजुअल इनकम और फुल्ली टैक्सेबल इनकम में अब कोई भी अंतर हमारा नहीं रह गया। अब क्या है, समझ लें इसको। कैजुअल इनकम और फुल्ली टैक्सेबल इनकम में अब हमारा कोई भी अंतर नहीं है। 2003, 2004 के बाद कैजुअल इनकम पर भी पूरी तरीके से टैक्स हमारा चार्ज किया जाता है। यही चीज यहाँ पर लिखी है, since from 2003 2004 casual income is taxable in full and there has remained no distinction as to casual income or taxable income. It is not necessary to make distinction between the two casual income and is fully taxable income। 2003-2004 के बाद अब कोई भी हमारा कैजुअल इनकम और फुल्ली टैक्सेबल इनकम में कोई भी अंतर हमारा नहीं रह गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ कैजुअल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम के, जो यहाँ पर ये एग्जेम्प्ट है, पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, अब ये एग्जेम्प्ट नहीं है। कैजुअल एग्जांपल ऑफ कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले, टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर एक्टिंग एज एन आर्बिट्रेटर इन अ डिस्प्यूट व्हेन देयर वाज नो प्रोविजन फॉर इट। आपने दो पार्टीज के बीच में कुछ मतभेद चल रहे हैं किसी चीज को लेकर, और आपने उन मतभेद को सुलझाने के लिए एक तीसरे आर्बिट्रेटर का काम किया, एक ऐसे बंदे का काम किया कि डिस्प्यूट दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करा दिया। उसके बदले में आपने कोई रेम्यूनरेशन वसूली। वो रेम्यूनरेशन जो है, जबकि उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था, वो आपकी क्या कहलाई जाएगी? वो आपकी एक तरीके से कैजुअल इनकम कहलाई जाएगी। आपने कोई भी एग्रीमेंट में कहीं भी बात नहीं की थी कि इसको आर्बिट्रेटर को, तीसरे बंदे को आपने कुछ पैसा देना है, लेकिन आप उससे कुछ पैसा दे रहे हो, तो आपकी क्या कहलाई जाएगी? कैजुअल इनकम आपकी कहलाई जाएगी। इसके बाद, टू फाइंड ट्रेजरी ऑफ मनी, आपको कहीं से कोई खजाना मिल गया, वो भी आपकी कैजुअल इनकम है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्टैम्प कलेक्शन एंड गार्डनिंग वेदर इट वाज अ बिजनेस और हॉबी ऑफ द रिसीवर। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्टैम्प कलेक्शन एंड गार्डनिंग whether it was a business or a hobby of the receiver। आपको स्टैम्प से, स्टैम्प कलेक्शन से, ठीक है ना, गार्डनिंग से कहीं से पैसा मिल गया, चाहे वो बिजनेस हो चाहे हॉबी ऑफ द रिसीवर हो, वो भी आपकी कैसी कहलाई जाएगी? आपकी कैजुअल इनकम कहलाई जाएगी।
टू फाइंड मनी और थिंग लाइंग ऑन द रोड, आपको रोड पे पैसा या कोई चीज मिल गई, वो भी कैजुअल इनकम की कैटेगरी में ही आती है। An isolated transaction of speculation, but if the assessee is indulged in a speculative business of the profit of such business shall be taxable। एक अलग से अगर कोई स्पेकुलेशन आप लोग कर रहे हो, कोई सट्टेबाजी में आप इन्वॉल्व हो, और लेकिन अगर वो एसएससी जो है यानी जिसकी इनकम आप लोग एसेस कर रहे हो, वो कुछ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट मतलब अचानक से कोई प्रॉफिट उसको हो गया, वो छुपा रहा है, तो वो उसकी इनकम जो है, वो जो उसकी इनकम जो आय है वो टैक्सेबल होगी, यानी कि उस पर आप टैक्स चार्ज करोगे। बात आ गई समझ में? A cricket club organized in a match in the aid of one of its professional player. The amount received from the match was paid to the professional player. This is casual income as it has been given to the player as a personal gift and not as a reward to his services. Had this amount been given to a non-professional player, it would have been exempted। देखिए, एक क्रिकेट क्लब है, उसने एक मैच रखा, किसके लिए, किस पर्पस के लिए? अपने एक प्रोफेशनल प्लेयर की मदद करने के लिए। जो अमाउंट रिसीव होगा उस मैच से और जो उसे प्रोफेशनल प्लेयर को पे किया जाएगा, वो एक तरीके से उसके लिए क्या होगी? कैजुअल इनकम होगी। कैजुअल इनकम क्यों? क्योंकि उसके वो कैजुअल इनकम इसलिए क्योंकि उसे वो पैसा जो है एज ए गिफ्ट दिया जा रहा है, ना कि उसकी सर्विसेज के बदले में उसको कोई पैसा दिया जा रहा है, तो वो कैजुअल इनकम होगी। अगर वही पैसा जो आपने चैरिटी से इकट्ठा किया, मैच से इकट्ठा किया, किसी आप नॉन प्रोफेशनल प्लेयर को देते, तो वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता। Prize received for finding out a lost child. Prize received for finding out a lost child is casual income। अब क्या करते हैं, आपने एक तरीके से किसी खोए हुए बच्चे को एक तरीके से उसका पता लगाने के लिए जो आपको इनकम मिली, जो या उसके पेरेंट्स ने आपको इनाम के तौर पे कोई भी इनकम दी, वो आपके लिए क्या कहलाई जाएगी? वो आपकी कैजुअल इनकम कहलाई जाएगी। अब गिफ्ट्स गिवन ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल लव एंड अफेक्शन आर एग्जेम्प्टेड। आपने किसी को कोई भी गिफ्ट दिया पर्सनल लव या अफेक्शन के तौर पे, मतलब किसी से आपके पर्सनल कुछ संबंध है, बदले में आपने उसे कोई गिफ्ट दिया, वो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड होते थे। ये सारी की सारी होते थे। अब ये सारी की सारी जितनी भी आपको यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है ना, मैं बता दूं कि अब ये सारी की सारी टैक्सेबल है। State awards for films in cash awarded to producers and directors are exempt। State awards for films in cash awarded to producers and directors are exempt। कोई भी अवार्ड के तौर पे आपको जो फिल्म्स के लिए कैश में पैसा दिया जाता था, वो सारी, या डायरेक्टर्स को पैसा दिया जाता था, एक्टर प्रोड्यूसर्स को पैसा दिया जाता था, वो सारा का सारा पहले एग्जेम्प्ट होता था। याद रखना, अब एग्जेम्प्ट नहीं होता, इस पे भी टैक्स लगता है। Winnings from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and any other games or from gambling or betting etc are treated as casual income। आपको लॉटरी से जीता हुआ पैसा, वर्ड पजल से जीता हुआ पैसा, आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हो, जैसे वो चलता है ना आपका 3 पत्ती, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स और कोई भी दूसरा गेम या गैम्बलिंग वगैरह जिसे आप कहते हो, सारी की सारी आपकी कैजुअल इनकम की कैटेगरी में आता है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हमारा एसएससी। एसएससी कौन होता है उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कौन सा इनकम टैक्स एक्ट? 1961, लेकिन आया लागू कब हुआ था? 1962 में लागू हुआ था। According to section 2 clause 7 of the income tax act, SSC means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under the act। ऐसा कोई भी बंदा जिससे सरकार कुछ टैक्स वसूल रही है, या कोई भी ऐसा बंदा जो सरकार को कुछ टैक्स पे कर रहा है, वो हमारा एसएससी कहलाया जाएगा। अब एसएससी क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? एंड एसएससी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सबसे पहले, एवरी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स इज पेबल अंडर द एक्ट। कोई भी ऐसा बंदा जिससे कोई भी टैक्स वसूला जाता है, वो आपका एसएससी कहलाया जाएगा। ठीक है ना? एवरी पर्सन बाय हुम एनी अदर सम ऑफ मनी, फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट इज पेबल अंडर द एक्ट, वो आपका क्या कहलाया जाएगा? वो भी एसएससी कहलाया जाएगा। देखिए, एक तरीके से इनकम एक डायरेक्ट, एक तरीके से क्या होता है, आपने इनकम एक डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। यहाँ पे क्या है, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं, ये सरकार के लिए एक तरीके के इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। इनडायरेक्ट ये भी टैक्स ही है,
फाइन, इंटरेस्ट और पेनल्टी, ये भी टैक्स ही है, लेकिन ये टैक्स एक तरीके से इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इनकम टैक्स में। अब यहाँ पे देखिए किसी बंदे पे आपने फाइन लगा दिया, पेनल्टी लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है ना, फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सारी की सारी चीजें भी जिसकी इनकम पर लगेंगी है, वो सारी की सारी वो जो जिसकी इनकम पर लगेगी वो क्या कहलाया जाएगा, वो आपका एसएससी कहलाया जाएगा, ठीक है ना। और ये फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट इनकम टैक्स में सरकार के लिए एक तरीके से इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू के तौर पर काम करती है, ठीक है। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ, इनडायरेक्ट क्यों बोला, आप कहोगे सर इनकम टैक्स तो हमारा डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट सरकार के लिए इसलिए बोला बच्चों क्योंकि यहाँ पर ये फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये एकदम से मतलब फाइन, पेनल्टी कभी कभी तो चार्ज किया जाता है, क्या रोज मतलब कोई बंदा गलती कर रहा है उस पर चार्ज कर रहा है, नहीं, ये कभी कभी होती है, तो इसलिए मैंने इनडायरेक्ट बोला। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन of the assessment of his income, ऐसा कोई भी बंदा जिसके अगेंस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग की जा रही है वो आपका बेसिकली क्या कहलाता है, हमारा आपका एसएससी कहलाता है। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of fringe benefit, ऐसा कोई भी बंदा जिसकी इनकम को आप एसेस कर रहे हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसेस कर रहा है ये पता लगाने के लिए कि उसको फ्रिंज बेनिफिट कितने दिए गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ, ऐसी एडिशनल फैसिलिटीज जो कि कंपनी की तरफ से या किसी भी विभाग के तरफ से उसके एम्प्लॉइज को दी जाती है। अब एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसी फ्रिंज बेनिफिट के केस में, अश्नीर ग्रोवर, बेसिकली वो आपने उनके बारे में सुना होगा, भारत पे के सीईओ, उनको उनकी भी इनकम को एसेस किया गया था ये पता लगाने के लिए कि बेसिकली उनको कितनी एडिशनल फैसिलिटी कंपनी की तरफ से दी गई, और ये पाया गया कि उन्होंने कंपनी के नाम पर बहुत सारी चीजें अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने क्या किए, इस्तेमाल किए, तो उन्हें उस वजह से उनके पद से, कंपनी के सीईओ के पद से हटा दिया गया। तो वो फ्रिंज बेनिफिट वही एक तरीके से, वो भी क्या हो वहां पे अश्नीर ग्रोवर क्या हो गया, एक तरीके से एसएससी हो गए, वही सेम चीज यहाँ पर फ्रिंज बेनिफिट के तौर पे यहाँ पे हो रही है। अब देखिए, एवरी पर्सन ऑन whom an assessment proceeding in respect of income belonging to some other person has been taken under this act, किसी और की इनकम थी, किसी और का बिजनेस था, लेकिन दूसरे बंदे की को बेसिकली उसमें असेसमेंट में उसका नाम डाला जा रहा है, कब पॉसिबल है, जैसे आपके कोई पेरेंट्स थे, एंसेस्टर थे, उन्होंने बिजनेस सेटअप किया और वो उनकी डेथ हो गई, मर गए, ठीक है, मरने के बाद वो बिजनेस आपके नाम पे हो गया, उनकी इनकम एसेस की जा रही है, लेकिन उसका जो टैक्स होगा वो कौन पे करेगा, आप पे करोगे, क्योंकि बिजनेस किसके नाम पे, आपके नाम पे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, वो भी बंदा हमारा क्या कहलाया जाएगा, वो भी बंदा हमारा एसएससी कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे एवरी पर्सन ऑन whom an assessment proceeding of the loss sustained by him or by such other person from whom he is liable to be assessed has been taken under the act, कोई भी ऐसा बंदा जिसकी वजह से बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, विभाग को हमारा नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसने गलत इंफॉर्मेशन दे दी आईटीआर फॉर्म भरते समय, अपनी सारी जानकारी नहीं दी, तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से टैक्स नहीं वसूल सका, जिससे कि सरकार को नुकसान होना शुरू हो गया, और जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, वो बंदा क्या कहलाया जाएगा, एसएससी कहलाया जाएगा। बात आ गई ना समझ में, ऐसा कोई भी बंदा जिसकी इनकम को एसेस किया जा रहा है, किस केस में जब वो बंदा, उस बंदे की वजह से सरकार को कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो बंदा भी हमारा क्या कहलाया जाएगा, हमारा एसएससी कहलाया जाएगा। Every person on whom an assessment proceeding of the amount of refund due to him or such other person on whom he is liable to be assessed has been taken under this act, ऐसा बंदा जिसकी इनकम को एसेस किया जा रहा है ये पता लगाने के लिए कि इसका टीडीएस रिफंड कितना होना है, या वो बेसिकली उसको कितना मिलना चाहिए रिफंड के तौर पे, कितना उस पे इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितना पैसा उसको वापस होना चाहिए, वो सारी की सारी जिस बंदे की इनकम को एसेस किया जाता है वो भी हमारा क्या कहलाया जाता है, एसएससी कहलाया जाता है। एसएससी की परिभाषा कौन से एक्ट में आती है ये याद रखने वाली बात है, एसएससी की परिभाषा, एसएससी की डेफिनेशन आती है हमारी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7 में। Every person who is deemed to be an SSC under any provisions of the act, ऐसा कोई भी बंदा जो कि हमारा एसएससी कहलाता है किसी भी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, कोई किसी भी प्रोविजन, किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग वो हमारा एसएससी कहलाया जाएगा। Every person who is deemed to be an SSC in default under any provision of the act, ऐसा कोई भी बंदा SSC in default
जो भी होता है, अगर एसएससी इन डिफॉल्ट है तो वो भी हमारा एसएससी कहलाया जाएगा। अब एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है? एसएससी इन डिफॉल्ट जिसकी वजह से सरकार को कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है या फिर कोई गलत जानकारी या अपनी इनकम को छुपा रहा है इनका आईटीआर फॉर्म भरते समय, तो वो बंदा एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाया जाएगा और उसको भी हम एसएससी के तौर पर ही कंसीडर करेंगे। ये होते हैं हमारे एसएससी। बात आती है डीम्ड एसएससी हमारा कौन होता है भाई? डीम्ड एसएससी यहाँ पे देख लेते हैं। द फॉलोइंग पर्सन्स आर डीम्ड टू बी एसएससीज अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सबसे पहले लीगल हेयर यानी उत्तराधिकारी, लीगली कानूनी तौर पे। यहाँ पे देखिए लीगल हेयर इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ द पर्सन ऑन हुज डेथ ही इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी। लीगल हेयर कोई भी ऐसा लीगल हेयर इज डीम्ड टू बी एन एसएससी, लीगल हेयर डीम्ड टू बी एन एसएससी कहलाया जाएगा जिसके इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ द पर्सन ऑन हुज डेथ ही इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी। वो किसका लीगल हेयर कहलाया जाएगा? जिसकी प्रॉपर्टी जो है एसेस की जा रही है, उसके मरने के बाद वो उसकी हो गई, ठीक है ना? तो बेसिकली वो लीगल हेयर भी हमारा डीम्ड एसएससी होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव, a person representing a foreigner, a lunatic, minor or an incompetent person is liable to pay tax on their income। ऐसा कोई भी बंदा जो दूसरे किसी बंदे को रिप्रेजेंट करता है, जो कि या तो ल्यूनेटिक हो, ठीक है, माइनर हो, इनकॉम्पिटेंट पर्सन हो, उसको भी अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। बात करते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। इफ अ पर्सन डज नॉट फुलफिल द लीगल ऑब्लिगेशंस एज पर दिस एक्ट ड्यू टू विच a loss of revenue is caused to the income tax department, such person is entitled to compensate that department for such loss। ऐसा कोई बंदा जिस लीगल ऑब्लिगेशंस जिसने अपनी इनकम टैक्स आईटीआर फॉर्म भरते समय पूरी नहीं की हो या कोई चीज छुपाई हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जिससे कि विभाग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नुकसान हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? वो हमारा एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी एसएससी की। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर। एसएससी की परिभाषा बच्चों, एसएससी की परिभाषा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7 में। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 9, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, assessment year means the period of 12 months commencing on the first day of April every year। assessment year according to section 2 क्लॉज 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, असेसमेंट ईयर 12 महीने का वो पीरियड जिसकी शुरुआत हमारी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से होती है, उसे हम बोलते हैं अपना असेसमेंट ईयर। अ पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1st अप्रैल and ending on 31st March next is called an assessment year। उसको आप क्या बोलते हो? अपना असेसमेंट ईयर बोलते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकम। इनकम बच्चों, इनकम क्या होती है? देखिए, इनकम इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम यहाँ पे ये जो इनकम शब्द है ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बना है। इनकम यहाँ पे डिफाइन की गई है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। एवरी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट वेदर इट be in connection with the tax refunds or penalty etc is carried on in relation to income। कोई भी प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग टैक्स रिफंड से रिलेटेड, पेनल्टी से रिलेटेड, वो सारी की सारी किस पे की जाती है? वो हमारी इनकम पर की जाती है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म इनकम प्रॉपर्ली। इसी वजह से इनकम शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अब द टर्म इनकम हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट इन 1961 में इनकम को डिफाइन किया ही नहीं गया। द डेफिनेशन of income as given in section 2 clause 24 of the act is inclusive कैसी है? जो दो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 24 में जो डेफिनेशन वैसे तो डिफाइन, पर्टिकुलर डेफिनेशन डिफाइन नहीं की गई, जो डेफिनेशन दी गई है वो कौन से एक्ट में है? वो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 24 में है। वो इंक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन एक्ट में नहीं दी गई। इनकम में आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो जो कि लीगल फ्रेमवर्क, लीगल बाउंड्रीज में इनकम टैक्स एक्ट के आता है,
वो डेफिनेशन, वो परिभाषा कैसी है, वो परिभाषा हमारी इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव नहीं है। मैंने बार बार क्यों फोर्स करता हूँ बच्चों, क्योंकि यहीं से एमसीक्यू बनते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज 24 में जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन है वो कैसी, इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, कैसी है। तो यहीं से आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो हमारी इनकम टैक्स एक्ट की जो डेफिनेशन है वो कैसी है, इंक्लूसिव इन नेचर है, एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव हमारी नहीं है। These means that income shall include not only those items which are specifically mentioned in this section, but also include such item which can properly be called as income as per the interpretation of the section. इसका मतलब क्या है, इनकम जो है वो ना केवल उन्हीं आइटम्स को इंक्लूड नहीं करती विच आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दिस सेक्शन। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2 क्लॉज 24 में, but also include such items which can be properly be called as an income as per the interpretation of the section। वो उन आइटम्स को भी इंक्लूड कर सकती है जो कि इनकम कहलाई जा सकती है इस सेक्शन के इंटरप्रिटेशन के बिहाफ पर। अब इनकम क्या क्या इंक्लूड करती है, इनकम हमारी क्या क्या इंक्लूड करती है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, डिविडेंड, voluntarily contributions received by trust created wholly or partly for charitable or religious purposes or by an institution established wholly or partly for such purposes। कोई भी ऐसा स्वैच्छिक कंट्रीब्यूशन जो ट्रस्ट के थ्रू किया जा रहा है वो बनाया गया है या तो पूरी तरीके से किसी चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए जो कि इस तरीके से मतलब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करने के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। होता क्या है, लोग अपनी इनकम टैक्स से बचने के लिए कुछ चैरिटी स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादातर मोस्टली कॉलेजेस वगैरह ट्रस्ट बना देते, चैरिटी बना देते हैं और उसकी कुछ ना कुछ छूट मिल जाती है उन लोगों को, तो वो एक तरीके से आपका, लेकिन वो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी थोड़ी स्मार्ट हो गए, वो भी अब इस तरीके के जो ये जो फंड वगैरह जो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए खोले जाते हैं उन पे भी अब टैक्स लगना आपका शुरू हो गया है। The value of any pre-requisite or profit in lieu of salary taxable under the head salaries। कोई भी ऐसा कोई गिफ्ट वगैरह कोई भी सैलरी के बिहाफ पे जो आपको दिया जा रहा है उसकी वैल्यू पे भी आपका इनकम टैक्स अब लगता है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई इनकम की। अब बात करते हैं पर्सन। पर्सन कौन होता है हमारा, देखिए सबसे पहले हमने अभी आज पढ़ा असेसमेंट के बारे में, एसएससी के बारे में। एसएससी कौन होता है वो आपको पता लगा। एसएससी कौन होता है भाई, हमारा कौन सा एक्ट था उसका, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 7 कोई भी ऐसा बंदा जिसकी इनकम पे कुछ टैक्स चार्ज किया जाता है। फिर असेसमेंट या अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 10, असेसमेंट या क्लॉज हमारा 9 में हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 9 कि हमारा असेसमेंट ईयर क्या होता है, 12 महीनों का कोई भी ऐसा साल जो 1 अप्रैल में शुरू होता है, ठीक है ना। अब पर्सन के बारे में बात करते हैं। पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31 देखिए अभी हम लोगों ने 10 बोल दिया था, 9 है जबकि, तो ऐसे हम लोग भूल जाते हैं इसलिए कंटिन्यूअस इसको रिपीट करना होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन से हमारा मतलब क्या है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not, for example a club, a cooperative society etc, वो पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। a local authority such as municipality, containment board, district board, port trust etc, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, पर्सन में आते हैं, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन में ये सारी चीजें हमारी शामिल है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स की कि फ्रिंज बेनिफिट्स हमारे कौन से होते हैं। देखिए अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सबसे पहले ये देखिए कि पर्सन की डेफिनेशन किस में है, सेक्शन 2 क्लॉज 31, सेक्शन 2 क्लॉज 31, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 31, ठीक है ना। अब फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स एज पर सेक्शन 223B, section 223B of the Income Tax Act 1961 means any fringe benefit referred to section 115WB, ठीक है ना। fringe benefit as per section 2 clause 23B or with reference to 115WB, as per section 115WB fringe benefit means any consideration
फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ फ्रिंज बेनिफिट, वो सारे के सारे कंसिडरेशन जो एम्प्लॉयमेंट में दिए जाते हैं किस फॉर्म में, बाय वे ऑफ एनी प्रिविलेज, सर्विस, फैसिलिटी और एमिनिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली provided by employer whether by way of reimbursement or otherwise to his employees including former employees। ऐसी कोई भी प्रिविलेज, स्पेशल फैसिलिटी, सर्विस, एमिनिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को दी जा रही है उसके सर्विसेज के बदले में, उसे कहा जाता है हमारा फ्रिंज बेनिफिट्स। एनी फ्री concessional ticket provided by the employer for private journey of his employees or their family members, कोई भी फ्री और कंसेशनल टिकट, मैच के टिकट दे दिया, कुछ भी फ्लाइट्स के टिकट दे दिया अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को और उनकी फैमिली मेंबर्स को, वो भी हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स में आता है। एनी कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड फॉर एम्प्लॉइज मेड बाय द एम्प्लॉयर, ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन जो अप्रूव किया गया हो एम्प्लॉय के द्वारा सुपर एनुएशन फंड अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो वो भी आपका किस में आता है, फ्रिंज बेनिफिट्स में आता है। ग्रॉस टोटल इनकम, as income is placed under 5 heads of the income: salaries, income from house property, profits and gains of a business or profession, capital gains, income from other sources। ये 5 हेड होते हैं, यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है। salaries, income from house property, profits and gains of business or profession, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, ये बच्चों हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में आते हैं। और ग्रॉस टोटल इनकम में इसमें से अगर हम बेसिकली एक चीज, कुछ डिडक्शंस माइनस करनी पड़ती हैं, वो डिडक्शन हमारी कौन कौन सी होती है, वो डिडक्शन हमारी आती है -80C, 80C की डिडक्शन माइनस करनी पड़ती है ग्रॉस टोटल इनकम। ये सारी की सारी, ये 5 हेड होते हैं और इसमें से 80C की डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो निकलती है ग्रॉस टोटल इनकम में, तो ये सारी चीजें हैं। और जब इसमें से 80C की डिडक्शन आप ये माइनस कर दोगे तो नेट हमारी टोटल इनकम निकल जाती है। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है ना, तो एक बार हम देखेंगे फ्रिंज बेनिफिट का सेक्शन 2 क्लॉज 23B किसके रिस्पेक्ट में, 115 WB के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 228B ऑफ द एक्ट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मींस इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने खरीदी हो, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटी खरीदी हो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स or any other securities for money issued or by on behalf of local authority or company or a corporation established by the central or state or provincial act। ऐसे कोई भी डिबेंचर्स जो किसी कंपनी ने, लोकल अथॉरिटी ने, कॉर्पोरेशन ने, जो कॉर्पोरेशन किसके थ्रू बनाई गई, सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई, उसके डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो भी आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कहलाता है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 228B ऑफ द एक्ट में यहाँ पर हमारी दी गई है। अब बात करते हैं इंश्योरर की। एज पर सेक्शन 2, ये इससे पहले वाला सेक्शन कौन सा था, 28, सेक्शन 228B। यहाँ पे इंश्योरर की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 228BB ऑफ दैट, दोनों में अंतर है, वहां पे 28B, यहाँ पे डबल BB। अकॉर्डिंग टू एज पर सेक्शन 228BB ऑफ द एक्ट, the expression insurer means an Indian insurance company which has been granted a certificate of registration under the Insurance Act 1938। इंश्योरर का मतलब ऐसी कोई भी इंडियन कंपनी जिसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938 में, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी इंश्योरर कहलाती है। ठीक है ना, फ्रिंज बेनिफिट सेक्शन 223B, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेक्शन 228B, इंश्योरर 28BB। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, एक्ट किसका, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट 1961। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, प्रीवियस ईयर्स मींस द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year। for every business and for every income there shall be uniform previous year। हर एक एसएससीज के लिए और हर एक एवरी इनकम के लिए देयर शैल बी यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर होता ही होता है। अच्छा, प्रीवियस ईयर की इनकम पे
करंट ईयर के टैक्स रेट के हिसाब से आपका इनकम टैक्स चार्ज होता है, ठीक है ना, जो भी असेसमेंट ईयर होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है। और एक जो चीज मैंने आपको बताई, ये पर्सन की सेक्शन याद कर लेना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि पर्सन की डेफिनेशन कौन से एक्ट में दी गई है, ये सेक्शन 2 क्लॉज 31। इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ए कंपनी, ए फर्म, in association of person or a body of individual whether incorporated or not, for example a club, cooperative society, etc. Local authorities such as municipality, containment board, district board, port trust, etc. ठीक है ना। और ये सारी यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में 5 हेड आते हैं, सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इनकम टैक्स के, और इसके बाद हम और भी चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।